नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर बैठक करेंगे। बैठक का उद्देश्य भारत और रूस व्यापार को बढ़ाना और दोनों देशों के दशकों पुराने रिश्तों को मजबूत करना है। ये पुतिन का भारत में 4 साल बाद पहला दौरा है। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर भी बातचीत चल रही है, ताकि ट्रंप द्वारा लगाए गए भारत के रूसी तेल आयात पर टैरिफ में कमी लाई जा सके। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है और अब वो चाहता है कि भारत से व्यापार बढ़ाकर 2030 तक $100 बिलियन किया जाए। यूरोप ने रूस पर आधारित ऊर्जा आयात कम कर दिया, जिससे भारत ने सस्ते रूसी क्रूड तेल की खरीद बढ़ाई। विशेषज्ञ माइकल कोगेलमैन के अनुसार भारत मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रहा है। शिखर बैठक में श्रम, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और अन्य समझौतों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, ताकि दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती दिखाई जा सके। इंडिया टुडे से बात करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और चीन के बीच जो भी तनाव है, रूस खुद को उन विवादों का पक्षकार नहीं मानता है। पुतिन ने साफ कहा कि भारत और चीन दोनों हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं और रूस को उनके आपसी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने दोहराया कि ये पूरी तरह भारत चीन का द्विपक्षीय मामला है और रूस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को एक दुर्लभ कदम उठाते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को चेंगडू शहर में खुद लेकर गए। यह सम्मान आमतौर पर बहुत कम विदेशी नेताओं को मिलता है, जो दिखाता है कि यूरोपीय संघ के साथ संबंधों में चीन फ्रांस को कितना महत्व दे रहा है। सुबह मैक्रों को चेंगडू के चिनजेंग लेक पार्क में जॉगिंग करते देखा गया। इसके बाद दोनों नेता दुनियांग यान डैम पहुंचे। ये 3वीं सदी ईसा पूर्व से पानी का बहाव नियंत्रित करता है। बीजिंग में गुरुवार को दोनों देशों के बीच 12 समझौते हुए। किसी भी समझौते की रकम नहीं बताई गई। मैक्रों के साथ फ्रांस की बड़ी कंपनियों के सीईओ भी पहुंचे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर अमेरिका रूस से ईंधन खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं। इंडिया टुडे से बात करते हुए पुतिन से जब पूछा गया कि ट्रंप के उस बयान पर क्या कहेंगे जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर सवाल उठाया गया था, पुतिन ने जवाब में कहा कि अमेरिका खुद रूस से न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम खरीदता है, जो उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को हमारा फ्यूल खरीदने का अधिकार है तो भारत को भी वही अधिकार होना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेनी सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र से पीछे हटना होगा। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन ऐसा नहीं करता है तो रूस वहां कब्जा कर लेगा। पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के किसी भी समझौते को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात गुरुवार रात भारत पहुंचने के बाद कही। उन्होंने इंडिया टुडे से कहा, या तो हम इन क्षेत्रों को बलपूर्वक मुक्त कराएंगे या यूक्रेनी सैनिक इन क्षेत्रों को छोड़ दें। बता दें, रूस का डोनबास के करीब 85% हिस्से पर नियंत्रण है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर दिया है। पुतिन की यह टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी शांति योजना पर चर्चा कर रहे उनके वार्ताकारों का मानना है कि रूसी नेता युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर प्रतिक्रिया दी। शशि थरूर ने समाचार एजेंसी एनआई से कहा, यह बेहद जरूरी है। भारत और रूस महत्वपूर्ण रिश्ता है और लंबे समय से रहा है। आज की अशांत दुनिया में जहां बहुत सारे रिश्ते अनिश्चित हो गए हैं, हमारे मौजूदा रिश्तों को मजबूत करना जरूरी हो जाता है। किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इससे दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते प्रभावित होंगे, क्योंकि भारत में विभिन्न देशों के साथ स्वतंत्र संबंध रखने की क्षमता है। शशि थरूर ने कहा कि हाल के सालों में रूस के साथ दोस्ती महत्वपूर्ण साबित हुई है। हमें रूस से काफी तेल और गैस मिली है। रूस से रक्षा आयात का महत्व ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बार फिर साबित हुआ, जब S-400 ने हमारे शहरों को निशाना बनाने वाली कई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया। गुजरात में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR में पता चला कि राज्य की वोटर लिस्ट में 17 लाख से अधिक मृतक वोटरों के नाम अभी भी शामिल हैं, जैसा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने गुरुवार को जारी किया। SIR अभियान 4 नवंबर से शुरू हुआ, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी अपने क्षेत्र में एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित कर रहे हैं। यह अभियान 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता सूचियों की दोबारा जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
ये निर्देश एसआईआर के तहत दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मर चुके, गायब या डुप्लीकेट वोटरों के नाम पहले फेज की डेडलाइन 11 दिसंबर से पहले लिस्ट से हटाए जाएं। पहले ये डेडलाइन 4 दिसंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ से कहा कि डेटा अपलोड करते समय बेहद सावधानी बरतें ताकि कोई गलती ना रह जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साफ कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ का काम नहीं संभाल पाने वाले कर्मचारियों की जगह नए कर्मचारियों की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बीएलओ कर्मचारियों की परेशानी के कारण एसआईआर की दूसरी फेज वाली प्रक्रिया रुक नहीं सकती। ये प्रक्रिया चुनाव आयोग 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चला रहा है। सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालिया बागची की बेंच ने कहा कि बीएलओ बने राज्य कर्मियों का कानूनी कर्तव्य है कि वो वोटर्स को एनुमरेशन फॉर्म बांटे। राज्य सरकार चाहे तो अतिरिक्त कर्मचारी तैनात कर सकती है ताकि बीएलओ का काम का बोझ कम हो सके। बीएलओ की कठिनाइयां दूर करना राज्यों का दायित्व है। संसद ने गुरुवार को एक अहम बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर अब ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। ये नया टैक्स तब लागू होगा जब जीएसटी मुआवजा सेस खत्म हो जाएगा। गुरुवार को राज्यसभा ने इस बिल को पास करके लोकसभा को वापस भेज दिया, जिससे ये प्रक्रिया पूरी हो गई। लोकसभा ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को बुधवार को ही पास कर दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 को आगे की चर्चा और पास कराने के लिए पेश करेंगी। इस बिल का उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना। इसके लिए सरकार उन मशीनों और प्रक्रियाओं पर नया सेस लगाएगी जिनसे कुछ तय सामान बनाए या तैयार किए जाते हैं। सरकार ने बताया कि जीएसटी मुआवजा सेस खत्म हो रहा है, इसलिए पान मसाला जैसे उत्पादों पर अब 40% का नया सेस लगाया जाएगा। ये सेस अब नए कानून के तहत आएगा। देश भर के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी जारी है क्योंकि इंडिगो की उड़ानों में देरी गुरुवार तक बढ़ती गई। हालात इतने बिगड़ गए कि एयरलाइन को सैकड़ों फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। इंडिगो की गड़बड़ी की वजह से दूसरी एयरलाइंस की उड़ानें भी प्रभावित हुई क्योंकि इंडिगो के विमान पार्किंग में कब्जे में रखे हुए थे और पर्याप्त क्रू उपलब्ध नहीं था। पीटीआई के मुताबिक इंडिगो ने 550 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ नियुक्त कर दिया। ये नियुक्ति 5 साल के कार्यकाल के लिए होगी। यह फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से भेजी गई सिफारिश पर लिया गया। अब तक आसिम मुनीर आर्मी चीफ थे। नए सिस्टम में सीडीएफ देश की सेना का सबसे बड़ा सैन्य पद होगा। पिछले महीने पाकिस्तान संसद ने 27वां संशोधन संविधान का किया था पास, जिसके बाद सीडीएफ का पद बनाया गया। इसका उद्देश्य संकट के समय एकजुट कमान और तेज फैसले लेना बताया गया। इस नए पद के साथ ही चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद खत्म कर दिया गया। ब्रिस्बेन में खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी 334 रन पर सिमट गई है। जो रूट 138 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने 75 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। डे नाइट टेस्ट के पहले दिन के खेल का अंत होने तक इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 325 रन था, लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत में इंग्लैंड अपने स्कोर में 9 रन का इजाफा ही कर पाया। हालांकि जो रूट और जोफ्रा आर्चर के बीच आखिरी विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी हुई। आर्चर ने 36 गेंद में 38 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में जीत दर्ज कर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.